हाँ, नमस्कार साथी। आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और अपना अध्ययन भी विधिवत रूप से कर रहे होंगे। तो आज अपन माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए हिंदी की प्रथम क्लास की शुरुआत करते हैं और हिंदी को बड़ी बारीकी से बिल्कुल जीरो लेवल से अपन हिंदी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे ताकि कोई भी कमी ना रहे और आप समुचित रूप से समझ सको, सही तरीके से हिंदी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सको। तो हिंदी के बारे में अपन जल्दीबाजी न करते हुए बारीकी से एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा के बारे में हिंदी भाषा के बारे में हिंदी क्या है? एक भाषा है। जैसे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन्हीं में से एक भाषा हिंदी है। जो भाषा शब्द है यह संस्कृत की भाष धातु में टाप प्रत्यय लगने से बना है। भाष धातु में टाप प्रत्यय के लगने से भाषा शब्द की निष्पत्ति हुई है। भाषा मतलब जो भाषा शब्द है यह संस्कृत की भाष धातु में टाप प्रत्यय लगने से बना है और टाप प्रत्यय का या कहें कि हिंदी में आ शेष बचता है, मतलब भाष धातु में आ जुड़ करके भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। तो देखिए भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाषा का शाब्दिक अर्थ भाषा का शाब्दिक अर्थ भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलने का माध्यम। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का माध्यम। बोलने का माध्यम। बोलने का माध्यम। और यदि भाषा के व्यापक अर्थ की बात करें अपन, तो भाषा का व्यापक अर्थ होगा विचाराभिव्यक्ति। विचाराभिव्यक्ति का माध्यम। विचाराभिव्यक्ति का माध्यम। देखिए अभी अपन ने पढ़ा है भाषा है, तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में टाप प्रत्यय से मिलकर के बना है। भाष का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का माध्यम और इसका व्यापक अर्थ होता है विचाराभिव्यक्ति का माध्यम। हम विचारों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से करते हैं, एक तो बोलकर और एक लिखकर। विचारों की अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं? एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। विचारों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से की जाती है। एक तो जैसे अपने मन में कोई भी विचार है, कोई भी भाव है, तो उसको अपन दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, उसको अपन अभिव्यक्त कैसे करेंगे? या तो बोल करके करेंगे या लिख करके करेंगे। तो इसी आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप? एक है मौखिक या उच्चारित भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा। और दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो विचार अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के कितने रूप हो गए? दो रूप हो गए। एक तो कौन सा? मौखिक या उच्चारित भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जो मौखिक या उच्चारित भाषा है यह भाषा का प्रधान रूप है, क्योंकि प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी वह कैसे दी जाती थी? मौखिक रूप से। इसलिए यह जो भाषा का रूप है मौखिक या उच्चारित भाषा, यह भाषा का प्रधान रूप है। कैसा है? प्रधान रूप। और धीरे धीरे उस ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए भाषा के दूसरे रूप का विकास हुआ, उसे कहा गया लिखित भाषा। और यह भाषा का गौण रूप है। कैसा रूप है? गौण रूप। यह भाषा का गौण रूप है। अब हमारे सामने
देखिए, भाषा है, यह विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचारों की अभिव्यक्ति हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा की हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। एक मुनि पतंजलि है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तावाची वर्णा ये शाम तमें ये व्यक्त वचय, अर्थात तो भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा वर्णात्मक एवं व्यक्त शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। ये परिभाषा हमारे आचार्य पतंजलि ने दी है। दूसरी, डॉक्टर B.R. सक्सेना, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, समग्र रूप से उसे ही भाषा कहते हैं। तो ये दो आचार्य हैं, एक तो B.R. सक्सेना और एक मुनि पतंजलि, इन्होंने भाषा की परिभाषा दी है। यह यूं कहें अपन कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो भाषा क्या हुई? एक साधन है, एक माध्यम है कि जैसे मेरे मन में या आपके मन में कोई भी विचार है, जब भाषा के बिना हम उन विचारों को दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये क्या है? भाषा। हाँ, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब जो संसार की अलग अलग भाषाएं हैं, मतलब क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा है किसके बारे में? भाषा के बारे में। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का माध्यम। व्यापक अर्थ होता है विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। अब विचारों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, एक तो बोलकर या लिखकर। तो इसी आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और संसार की बहुत सारी भाषाएं हैं, उनकी लिपियां भी अलग अलग हैं। हमारी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। तो संस्कृत की तरह ही हिंदी भाषा की जो लिपि है वह भी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषता होती है कि ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। किधर से? बाईं ओर से। जैसे अपन लिख रहे हैं बाईं ओर से दाईं ओर लिख रहे हैं, तो ये क्या है? देवनागरी लिपि है। अब जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं हैं तो इनकी लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा की लिपि फारसी है। और रूसी भाषा की लिपि रूसी है। अब अपने सामने ये बात आती है कि जैसे जो ये भाषा है इसका शुद्ध रूप क्या है? कौन सी भाषा शुद्ध है? या भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने का कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो यहां पर ये कहें कि भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने के विधान को व्याकरण कहा जाता है। कि भाषा का मानक रूप क्या होना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार से उनमें विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्गों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये भाषा के मानक रूप के विधान को व्याकरण कहा जाता है। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र
व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सामान्य या मानक रूप को बोलना, समझना, लिखना या पढ़ना आता है। उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध, सर्वमान्य या मौलिक रूप से लिखना, पढ़ना, समझना आता है। उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। अब व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है? व्याकरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की बात करें तो बी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। हिंदी की बात करें तो बी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, कर प्लस अन, ये व्याकरण की व्युत्पत्ति। अब व्याकरण क्या है? जहां पर शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन, शब्दों का विवेचन, शब्दों का विवेचन, शब्दों का विवेचन और शब्दों का विश्लेषण, और शब्दों का विश्लेषण, का विश्लेषण किया जाए, किया जाए, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में किस प्रकार से हुई है? बी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो बी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, कर प्लस अन प्रत्यय से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो व्याकरण शब्द में किस किस का अध्ययन किया जाता है? शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, शब्दों का विवेचन किया जाता है, शब्दों का विश्लेषण किया जाता है। अब व्याकरण का महत्व, तो व्याकरण के महत्व का पता हमें इस बात से लगता है कि जो वेद हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या प्रकाश, जो हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, तो यदि वेदों को पुरुष माना जाए, यदि वेदों की पुरुष के रूप में कल्पना की जाए, तो व्याकरण शास्त्र उस वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। व्याकरण शास्त्र को क्या माना गया है? उस वेद रूपी शरीर का मुख माना गया है। किसे? व्याकरण शास्त्र को माना गया है। अब यदि अपन बात करें कि व्याकरण का स्थान पहले है या भाषा का स्थान पहले है, तो यहां पर ये आपको मैं बता दूं कि भाषा पहले है और व्याकरण बाद में है। भाषा पहले है और व्याकरण बाद में है, क्योंकि कहा गया है कि जो कबीरदास जी थे, उन्होंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम को हाथ में नहीं लिया, फिर भी उनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। उनके बारे में कहा गया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, फिर भी वो भाषा पर उनका अच्छा कमांड था। किनका? कबीरदास जी का। तो आगे देखिए, ये अपन व्याकरण शास्त्र के बारे में पढ़ चुके हैं और अब अपन पढ़ेंगे भाषा के तत्वों के बारे में। तो अभी हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, भाषा का व्यापक अर्थ पढ़ा, भाषा के रूप पढ़े कि मौखिक या उच्चारित भाषा या लिखित भाषा। इसके बाद लिपि के बारे में अपन पढ़े, संसार की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनकी लिपियों के बारे में अपन ने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद भाई व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण का कार्य क्या होता है, यह अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे भाषा के तत्वों के बारे में, भाषा के तत्वों के बारे में। तो देखिए, भाषा के तत्व,
एक एक चीज को क्लियर करते हुए, बिल्कुल समझते हुए, बारीकी से अपन पढ़ते चलेंगे। तो भाषा के तत्व, भाषा के तत्व, तो पहला है ध्वनि, और इधर ले लेते हैं अपन वर्ण। ध्वनि और वर्ण दोनों ही समान है। कैसे समान है कि मुंह के द्वारा किया गया सार्थक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। मुख के द्वारा किया गया सार्थक उच्चारण, उसका अर्थ होना चाहिए, तभी वो क्या है? ध्वनि है। या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। यूं कहें कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं निकल करके आई है। एक तो मुंह के द्वारा किया गया सार्थक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। और एक है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। आचार्य किशोरी दास जी ने कहा है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब मान लो मैंने ए उच्चारण किया, मैंने मेरे मुख से ए बोला, उच्चारित किया कि ए, तो ये क्या है? ध्वनि है। लेकिन इसको जब लिखित रूप दे दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। यह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ए है, आ है, ई है, के है, खे है, ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। क्योंकि इनका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, ना तो ए का विभाजन किया जा सकता है, नहीं आ का, ई का, के का, खे का, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि के को अपन ऐसे लिखते और ये पूछा जाता कि ये भाई ये वर्ण है या अक्षर है, तो ये क्या है? अक्षर है, क्योंकि इसमें ए स्वर मिला हुआ है। इसका आगे विभाजन हो सकता है के प्लस ए स्वर, इसलिए ये क्या है? ये अक्षर है। और ये क्या है? ये वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अपन कि वर्ण, वो ध्वनि, वर्ण। इसके बाद देखिए एक परिभाषा और आती है वर्ण की यहां पर कि समस्त स्वर और स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। स्वर और स्वर रहित व्यंजनों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्योंकि जो सभी स्वर हैं इनका विभाजन नहीं हो सकता, तो समस्त स्वर और स्वर रहित व्यंजन ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब आगे आता है अक्षर। अक्षर ने क्षरति इति अक्षरम, अर्थात जिनका क्षय न हो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए, मतलब बीच में रुकावट न आए, एक श्वास के एक ही आघात में जिनका उच्चारण हो जाए उनको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। जैसे अपन लेते हैं के, खे, गे, चे, कोई भी ले लो आप जिसके हलंत नहीं लग रहा हो, वो समस्त व्यंजन क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। और जैसे हाँ, मैंने उच्चारित किया हाँ, तो ये एक बार में एक श्वास के एक ही आघात में उच्चारित हो रहा है, तो ये क्या है? अक्षर है। ना, ये क्या है? अक्षर है। मैंने कहा आम, मेम, स्नान,
ये क्या है, अक्षर हैं, क्योंकि एक श्वास के एक ही आघात में उच्चारित हो रहे हैं ये, इसलिए ये क्या हुए, ये अक्षर हुए। क्या हुए, ये अक्षर हुए, क्योंकि इनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो रहा है। लेकिन मैंने ले लिया मान लो कमल, तो ये अक्षर नहीं है, क्योंकि आप देखो एक सांस के एक आघात में इनको उच्चारित नहीं हो रहा। एक बार आप उच्चारित करो आम, तो एक श्वास के, लेकिन कमल तो ये शब्द है। क्या है, शब्द है। इसके बाद अक्षर के बाद आता है शब्द। अक्षर के बाद क्या आता है, शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जिसका अपना कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, उसी को अपन शब्द कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया के चे ते कचट, तो ये क्या है, शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई हमारे शब्दकोश के हिसाब से अर्थ नहीं है। मैंने कहा कमल, तो ये क्या हुआ, ये शब्द है, क्योंकि ये सार्थक है, इसका अर्थ है कमल। अपन किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कमल पुष्प भी हो सकता है। अब हमारे ध्यान देने योग्य यहां पर बात यह है कि जो शब्द है वह पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। यदि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाए तो वह शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, लेकिन जो शब्द है ये पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। तो पूर्ण अर्थ कब व्यक्त होता है, जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो ये पद बन जाता है और तभी ये अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकता है। तो यहां पर बात आती है कि पद किसे कहा जाता है, पद। तो वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं, और जब ये शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त होकर ये शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं, और तभी जाकर के पूर्ण और स्पष्ट अर्थ व्यक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लिया मैंने कहा कमल खिला, तो यहां पर कमल का अर्थ क्या हुआ, पुष्प से। लेकिन मैंने कहा कमल गाना गा रहा है, कमल गाना गा रहा है, तो ये क्या हुआ, कमल यहां पर किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पूर्ण अर्थ किसके माध्यम से व्यक्त होता है, पद के माध्यम से। ये पद हो गया। अब इसके बाद आता है वाक्य। वाक्य तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब देखिए अपन ने भाषा के विभिन्न तत्व पढ़े, भाषा के विभिन्न तत्वों में ध्वनि पढ़ी। सबसे पहले ध्वनि के बारे में अपन ने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि। इसके बाद में अपन ने वर्ण के बारे में पढ़ा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। इसके बाद भी मैं अपन ने अक्षर के बारे में पढ़ा, बेध्वनि जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए उन्हें अक्षर कहा जाता है। इसके बाद अपन ने शब्द के बारे में पढ़ा,
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसके बाद अपन ने पद के बारे में पढ़ा। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं, और पद के द्वारा ही पूर्ण अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। और वाक्य से ही भाषा बनती है। वाक्य से ही क्या बनती है? भाषा बनती है। अब अपन पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। यहाँ से अपन हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है। तो हिंदी व्याकरण की शुरुआत वर्ण से मानी जाती है, और किसी भी कंपटीशन की एग्जाम में जो वर्ण विचार है यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम हो यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वर्ण के बारे में अपन ने पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को वर्ण कहा जाता है। आचार्य केशरी दास जी ने कहा है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो इस वर्ण के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार ये एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इसको बारीकी से यदि अपन पढ़ लेंगे तो लास्ट तक संधि है, उनमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्ण टॉपिक। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।